हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जो भी नए हैं तो उनका इस फैमिली में दिल से स्वागत है। और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। काली चुड़ैल पार्ट 1 में आपने सुना, नमन को जंगल में एक लाश मिलती है। उसने बाकी फोर्स और एम्बुलेंस को बुला लिया होता है। नमन सोच में पड़ गया कि उसका पैर किसने खींचा और वो औरत कहाँ गायब हो गई। अब आगे एक पुलिस जीप आई जिसमें छोटा दरोगा मोहन नाथ जी थे, महिला कांस्टेबल माला रानी, एक सीनियर हवलदार रहमान अली थे और सिपाहियों की एक टुकड़ी भी साथ आई थी। ये सब वाल्मीकि नगर के थाने से थे। आते ही सबने एसपी नमन का स्वागत किया और नमन को सैल्यूट किया। सबने अपना परिचय दिया। 30 वर्षीय दरोगा नाजी भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। वो ऐसी जगहों को बहुत अच्छे से जानते थे और वो ऐसी जगहों से बहुत डरते भी थे। उनको घूसखोरी की लत थी। वो इस स्वभाव के चलते कार्य में लापरवाही करते थे। 22 वर्षीय माला रानी छोटे समाज से थी और अपने बाल विवाह से भागकर पुलिस फोर्स में आई थी। 35 वर्षीय रहमान अली, जो कि इस ग्रुप के सबसे उम्र में सबसे सीनियर थे, स्वभाव में काफ़ी अच्छे और नेक थे और हमेशा अपनी ड्यूटी निभाया करते थे। सभी बिहार से ही थे। बात आग की तरह फैल गई कि कुछ गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। कुछ को हादसे की तफ्तीश के लिए बुलाया गया। दरोगा मोहन नाथ ने कहना शुरू किया, सर ये आदमी की 12वीं लाश है। 2 महीने से गुमशुदगी के काफ़ी ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। कितना के तो लसवे नहीं मिला। वन विभाग टाइगर रिजर्व होने से ये आशंका लगाई जा रही है कि ये कार्य किसी जंतु का होगा। बोलते हुए डर से आंखें इधर उधर करते हुए स्थानीय लोग ब्रह्म डाकनी का नाम लेते हैं, जिसको लेकर काफ़ी दहशत है। नमन ना जी, क्या आपने जंगल का मुआयना किया है? क्या लोगों के परिवार से कुछ हादसे के दिन क्या कर रहे थे? वन विभाग का डेटा निकाल के मुझे दीजिए और चेक करके बताइए कि कितने जंतु गायब हुए। नाथ जी सकपकाते हुए, सर वो डाकनी। नमन बात काटते हुए, आज से रोज रात का आपकी ड्यूटी रहेगी, जंगल के चक्कर लगाने की। नाथ जी रोती हुई शक्ल बनाते हुए, सर रहम कीजिए, वो डाकुनी ने हमको कुछ कर दिया तो हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी हमारी उम्र ही क्या है? नाथ जी की बात पर सभी हंसने लगे। नमन, ये मेलोड्रामा बंद कीजिए दरोगा जी। आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ रहमान जी और मैं भी रहूँगा। तभी माला बात को काटते हुए, नमन सर, मुझे भी इस मामले की जिम्मेदारी दी जाए, मैं भी साथ चलूँगी। नाथ जी जोर जोर से, हाँ सर, दी जाए। एक लोग ज़्यादा होगा तो डरने का माहौल थोड़ा कम हो जाएगा, डर थोड़ा कम लगेगा। नमन नाथ जी को घूरते हुए माला से, पर माला, ये बहुत रिस्की वाला काम है। आप इसमें जुड़िए, पर रात की पेट्रोलिंग टीम में आने की परमिशन नहीं मिल सकती आपको। माला, सर प्लीज़, हमको भी जोड़ना है। तभी सीनियर हवलदार रहमान ने नमन के पास जाकर बोले, सर आपके कहने पर घर के आसपास के गांव वालों को बुला लिया है। नमन को घटना स्थल का मुआयना करवाने लेके चले जाते। नमन और रहमान माला और मोहन को छोड़ आगे बढ़ते हैं। तभी रहमान नमन से कहते हैं, सर अगले महीने ही माला की छोटी बहन भी गायब हो गई थी। हम लोगों ने काफ़ी खोजा पर वो नहीं मिली। जिस मामले को लेकर माला थोड़ी गंभीर और जज्बाती है। नमन रहमान की बात सुनकर माला को भी टीम में पेट्रोलिंग की परमिशन दे देता है। तब तक रात हो चुकी थी। तभी नमन ने कहा, आगे की कार्रवाई कल से थाने से शुरू होगी। अभी सभी अपने घर जाइए, मेरे अगले ऑर्डर का वेट कीजिए। नाथ जी की तरफ देखते हुए, और जल्द से जल्द लाश का
पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेल कीजिए। सभी अपनी अपनी घर की ओर निकल पड़ते हैं। नमन का क्वार्टर दिखाने एवं उसकी सुरक्षा के लिए 2 सिपाही नमन के काफ़ी मना करने पर भी विभागीय रूल का हवाला देकर नाथ जी ने साथ कर दिए। देर रात 11 बजे नमन क्वार्टर पर पहुंचा, जो कि एक बहुत पुराने बंगले सा लग रहा था, जो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे थे। वन विभाग की ड्यूटी से नमन को वन्य क्षेत्र का आवास दिया गया था रहने के लिए। घर काफ़ी पुराना था, जिससे अजीब और डरावना लग रहा था। दोनों जवान आते ही घर के बाहर पहरेदारी करने लगे। नमन ने लाइट जलाई, सभी अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अपने बेडरूम में घर के बारे में लैपटॉप पर सर्च करने लगा। सर्च पर उसने देखा ये घर बहुत पुराना है। नमन से पहले यहाँ पति, गर्भवती पत्नी एवं उनकी 2 बेटियां रहती थी। एक दिन अचानक ही दोनों बेटियां गायब हो गई और पति की लाश सड़ी गली हालत में मिली। तभी लोगों ने पत्नी को देखा, जो पागल हो चुकी थी। लोगों को लगा इसी ने अपने पूरे परिवार को पागलपन में मारा है। इसीलिए कुछ उत्पाती गांव वालों ने सरपंच एवं मुखिया के उसे डायन करार देने पे बेबस कर दिया और उसे बहुत पीटा, जिससे उसकी दोनों आंखें फूट गई। उन्होंने उसे घर में बंद कर घर को आग लगा दी, जिससे महिला एवं उसका बच्चा भी घर में ही मां के साथ जल गया। जिसके बाद कई लोग गायब हुए। फिर अचानक से सब बंद हो गया और पिछले 2 महीने से फिर चालू हो गया। लोगों के कथनानुसार ये गर्भवती औरत मरने के बाद बन गई है ब्रह्मडाग्नि, जो आज भी लोगों को दिखती है। देर रात जो भी जंगल से गुजरता वो गायब हो जाता है, जैसे सभी लोग गायब हो रहे हैं। इस घटना के बाद घर को सरकार ने खरीद लिया और मरम्मत करके इसे सरकारी क्वार्टर बना दिया। नमन न्यूज़ पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। नमन के सोते ही लैपटॉप पर बटन खुद दबने लगे। ऐसा लग रहा था कोई उन्हें दबा रहा हो। और डेस्क पर उसी डरावनी औरत की आत्मा की तस्वीर आई। नमन को जंगल में दिखी थी। वो आत्मा बेहद डरावनी तरीके से चिपचिपे पदार्थ को लपटे धीरे धीरे नमन की तरफ बढ़ने लगी। पूरे घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और वो औरत नमन के एकदम करीब पहुंच गई। हालांकि नमन नींद में था तो उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वो नमन के कान में कुछ फुसफुसाने लगी, जिससे नींद में ही नमन को बेचैनी होने लगी। फिर वो इतना थका हुआ था कि उसकी नींद खुल नहीं पाई। रात बीती, सुबह हुई। नमन अलसाई हालत में अंगड़ाई लेते हुए उठा। वो नहा धोकर फ्रेश हुआ। जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, नाश्ता तैयार था। नमन सोच में पड़ गया, ये नाश्ता किसने बनाया। तभी पीछे से आवाज़ आई, सलाम साहब। नमन मुड़ा। उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे। वो काफ़ी डरावनी लग रही थी। आप कौन? नमन ने ऊंचे स्वर में कहा। जी, मेरा नाम कमला है। मैं इस घर की देख रेख और सफाई करती हूँ, यही पास में रहती हूँ। देर रात को आपकी गाड़ी देखी तो आ गई, पर साहब मैं रात के वक्त काम पर नहीं आऊँगी। ठीक है माताजी, नमन ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा। पर कमला के माथे पर पसीना साफ साफ दिख रहा था। वो और भी कुछ कहना चाह रही थी, पर नमन नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। बूढ़ी औरत किचन की तरफ चली गई। नमन ने जैसे ही पराठे को देखा और खाने के लिए उठाया, उसे हाथ पर कई सारे कीड़े पराठे से निकल कर गिरने लगे। उसने सब्जी, जैम और ब्रेड को देखा। सब्जी में देखा कि भुने हुए बिच्छू उसमें दिखने लगे। जैम भी बहुत ही सड़ा हुआ था। ब्रेड लग रहा था कई सालों पुराना है। ये सब देख नमन ने सहमते हुए झटके से
खुद को टेबल से दूर किया। बर्तनों की गिरती हुई आवाज़ से कमला भागी आई। साहब साहब क्या हुआ? कमला ने घबराते हुए सहमे हुए नमन से पूछा। नमन ने डर भरी आंखों से कमला की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसा खाना बनाया आपने? ये भी कोई खाने की चीज़ है? कमला ने फेंके सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ साहब, खाना पसंद नहीं आया? नमन ने फेंकी प्लेट की तरफ देखा तो दंग रह गया। उसमें सब सही खाना ही था। थाने जाने का समय हो चुका था। नमन ने सोचा थकान की वजह से उसको ये सारे वहम हो रहे थे। वो कमला को बाहर खाने का बोल थाने के लिए निकल पड़ा। थाने पहुंचते ही नमन को बाहरी माला और रहमान मिल गए। सब ने उनको गुड मॉर्निंग और जय हिंद कहा। सामने ही चाय की टपरी पर उन्होंने चाय पी और केबिन की तरफ साथ में ही तीनों चल पड़े। दरोगा मोहन नाथ भारी भरकम शरीर लिए कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक पैर टेबल पे था और उसकी वर्दी टंगी हुई थी और दो सिपाहियों से अपने कंधे की मसाज करवा रहे थे और रिपोर्ट लिखने वाले टेबल पर चाय समोसा के नाश्ते रखे हुए थे। फोन पर फुल वॉइस में गाना चल रहा था। टुंकू हमारा सिनेमा का दीवाना जोर जोर से गाना बज रहा था। खांसते हुए नाथ जी की तरफ इशारा करते हुए अपने मुंह पर हाथ रख नमन को धीरे से कहा, सर यही है इनकी असली ड्यूटी। नमन ने सारे सिपाहियों को हटा दिए। दरोगा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। दरोगा नमन को सिपाही समझ एक का ससुरा तुम्हारा हाथ में का दम नहीं है? नाश्ता करके घर से नहीं चला था क्या? नमन जोरदार आवाज में, नहीं, कहो तो मसाज पार्लर ले चलें? नमन को देखते ही दरोगा सकपकाकर उठा। सर आप? हाँ हम। इस थाना को क्या बना रखा है आपने? बारात में आए हैं जो खातिरदारी ले रहे हैं, कहिए तो सस्पेंड कर देते हैं। आराम कीजिएगा। फिर ना ही सर, दरोगा जी डरते हुए स्वर में बोले। नमन गुस्से से, 2 मिनट में अपना और थाना दोनों ठीक कीजिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? सर वो हॉस्पिटल से फोरेंसिक का कॉल आया था, मिलने बुलाया है। ठीक है, हम और रहमान जी जाएंगे हॉस्पिटल, तब तक सब सही हो जाना चाहिए। कहते हुए नमन और हवलदार रहमान डॉक्टर का स्टेटमेंट लेने चले जाते, जल्दी से अपने काम में लग जाते हैं। नमन के अस्पताल पहुंचते ही रहमान जीप को पार्किंग एरिया में साइड करने लगते हैं। तब तक नमन अकेले ही अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। वहां दाखिल होते ही अंधेरे से नमन को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अस्पताल पूरा खाली था। तभी उसे दाएं पैर के तलवे में जलन होने लगी और तेज दर्द होने लगा, मानो कोई कील ठुक रहा हो। नमन ने झटके से जूता उतार फेंका। तड़पते हुए तलवे को देखा। उसे कोई आकृति सी उभरती नजर आ रही थी। नमन ने जैसे ही उसे छूना चाहा, तब तक आकृति नमन के तलवे को चीरते हुए बड़ी सी मकड़ी बाहर निकली और उसके चेहरे पर चिपक गई। नमन के तलवे से खून निकलता जा रहा था। वो दर्द से चीखने लगा। नमन ये सब देख बहुत घबरा गया। उसे वही औरत कई जगह दिखने लगी। नमन चलकर बाहर जाने की विफल कोशिश करने लगा, पर तेज खून बहने से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और नमन की आंखें बंद होने लगी। कुछ देर बाद नमन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे धुंधला धुंधला रहमान का चेहरा दिखने लगा। नमन उसी अस्पताल में एक डॉक्टर के केबिन में था। सर आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ था सर? क्या हुआ था मुझे? और वो औरत कहाँ है? मेरा पैर कैसा है? नमन ने रहमान की तरफ देखते हुए पूछा। रहमान इधर उधर देखते हुए, सर कौन सी औरत? आपके पैर तो ठीक ही हैं, सलामत है दोनों। आप चक्कर खाकर गिर गए थे। डॉक्टर ने कहा बीपी डाउन हो गया था अचानक, तो हम चेहरे पर आपके पानी छिटके रहे, होश में लावे खातिर। खुदा का करम है आपको होश आ गया। नमन को सोच में डूबे देख रहमान ने पूछा, क्या हुआ सर?
नमन ने बातों को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, चलिए हमें डॉक्टर से मिलना है। दोनों रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास पहुंचते। नमन डॉक्टर से, क्या पता चला डॉक्टर साहब, इसकी मौत कैसे हुई? डॉक्टर, सर इसकी मौत को हुए 48 घंटे यानी 2 दिन हो चुके हैं। ये जो इसके आंखों पर जो जख्म है और गले में 8-10 कीले चुभी है, इसने खुद को भी ही चुभा कर मारा है, क्योंकि अगर कोई और मारता इसके हाथ पर या कहीं जख्म के निशान होते, पर हथेली पर कील को जोर से पकड़ने के निशान साफ दिख रहे हैं। और जब ये खुद को मार रहा था तो ये होश में नहीं था और इसने काले कपड़े पहन रखे थे। तो डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है जिसने इसे मारा है उसने इसको हिप्नोटाइज कर दिया हो, क्योंकि खुद को कोई बेहोशी में इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है? नमन ने सोचते हुए कहा, हाँ हो भी सकता है, या ये भी शायद कि कोई टोटका या विद्या कर रहा हो, क्योंकि इसके कपड़े पर कई लोगों के खून के धब्बे भी हैं। पर पता लगाना तो आपका ही काम है, मैंने तो वजह बता दी, कहते हुए डॉक्टर ने रिपोर्ट दी। नमन और रहमान हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। तभी रहमान अली नमन से पूछता है, साहब जी क्या विचार है आपके, क्या इसने खुद को मारा होगा? नमन कुछ सोचते हुए, अरे अली जी, ये तो गांव जाकर ही पता चलेगा। आपने देखा कितना अजीब था, न तो उस दिन कोई इसके घर वाले घटना स्थल पर आए और ना ही आज बॉडी की शिनाख्त के लिए पहुंचे। अली जी चलिए साहब, गांव से ही पूछताछ शुरू करते हैं। पर नमन बात काटते हुए, पर क्या? वो सर, माला की बहन लापता है, उसको भी साथ में ले लेते तो ठीक रहता। नमन एक लंबी सांस लेते हुए, ठीक है अली जी, चलिए फिर थाने से ही होते हुए चलते हैं, देखते हैं नाथ जी क्या कारनामा किए हैं, हुलिया चेंज किए हैं कि नहीं। दोनों हंसते हुए कार से थाने की तरफ निकल पड़ते हैं। कार चलाते हुए नमन को कुछ याद आया। उसने अपने पॉकेट में हाथ दिया और एक कागज निकाला। ये वही चिट्ठी थी जो वो गांव वाले ने नमन को लिखी थी। नमन ने फोन पर उंगलियां घुमाई और कॉल लगाया। कॉल पिक हुआ। जय हिंद सर, नमन बोलना शुरू करता है। पांडे जी, मैं आपको एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, पता करिए और बताइए इसका फिंगरप्रिंट क्रिमिनल डेटाबेस में है कि नहीं है, और थोड़ा राइटिंग की फॉरेंसिक जांच भी करवाइए। तभी उधर से पांडे जी हुलसाए हुए, जी सर जी, काम हो जाएगा। नमन पांडे जी को याद करते हुए, का पांडे जी, मन लग रहा है ना पटना में? पांडे जी थोड़ा चिंता से, का सर जी, आपके बगैर कोई कैसे, देखने को मन नहीं करता। कागज का फॉरेंसिक निकलवा कर कल तक साथ आते हैं मिलने आपसे। नमन खुश होते हुए, वाह पांडे जी, गजब बात की है, फैन हो गए आपके तो। ठीक है, आइए मिलते हैं फिर। पांडे जी, ओके सर, जय हिंद, और फोन कट हो जाता है। जगदीश पांडे जी जो हेड कांस्टेबल थे और बहुत ईमानदार और उम्र में नमन से बड़े थे, पर नमन के अंडर काम करते थे। नमन ने पांडे जी ने कई केस एक साथ सॉल्व किए थे। उतने में ही गाड़ी थाने के आगे रुकती है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आगे अगले पार्ट का वेट करें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।